Sumit, welcome to our call. A very, very warm welcome to you on our call. Thank you. Sumit is a young PhD student from Jamia Millia, and he has been handpicked by Gopal Raiji to become the president of CYSS. What is the reason why he was handpicked among thousands of students? We'll hear from him soon. Sumit, since you're becoming famous, तुम अपने कविता सुनाने के लिए पॉपुलर होते जा रहे हो धीरे धीरे तो एक कविता से शुरू करते हैं ये कॉल और फिर मैं आपका सफर पूछती हूँ। एक बुजुर्ग महिला जो पाकिस्तान में है और आजादी मिल चुकी है, लेकिन उनको अभी भी वहीं रहने का एहसास है, तो वो क्या सोचती हैं उस दौरान में, तो वो एक पोएम है। तो मुझे लगता है कि उससे शुरू करना चाहिए क्योंकि हर कविता के नाम है पाकिस्तान है वो। मुझे तो लगा मेरा घर है वो, मुझे तो लगा मेरा घर है वो, पर लोग बताते हैं कि अब पाकिस्तान है वो। उस घर की खिड़की से हल्की सी धूप आती थी जहां दादी सरसों सुखाती थी। बताते हैं वहां नमाज और गुरबानी एक ही आंगन में पढ़ी जाती थी। आजाद का तो नहीं पता, लेकिन साथ रहने की खुशी जरूर मनाई जाती थी। उस आंगन में फिर से एक बार जाने का अरमान है, पर बताते हैं अब वो पाकिस्तान है। कभी कभी आजादी के दिन की खुशी मनाने पे वो उदास जरूर हो जाती थी और कहती थी कि अपनों से बिछुड़ के भी कभी आजादी होती है। आज जब बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है, तो उन्हें एक तरफा माहौल बताया जाता है। उन्हें ये कैसे बताएं कि सरहद के उस पार हमने बचपन बिताया है, रिश्ते जिए हैं, त्योहार मनाए हैं। तलवारें तो बाद में उठी, पहले हमने साथ में लोहड़ी के ढोल बजाए हैं। अब तो कबड्डी के खेल में भी लकीरें बनाने से डर लगता है, कहीं ये सरहदें न बन जाएं, रिश्ते न बढ़ जाएं, इंसानियत को हरा के लकीरें न जीत जाएं। आज भी सोते वक्त सोचती हैं, काश ये सब एक सपने की तरह बीत जाए और हम फिर अपने घरों को लौट आए। आखिर इंसान है हम, इंसान है वो, पर अब बताते हैं कि पाकिस्तान है वो। कभी हिंदुस्तान से पूछना कि कहाँ है परिवार तुम्हारा, वो भी कहेगा एक जुड़वा भाई है मेरा। मैं हिंदुस्तान हूँ और लोग बताते हैं कि अब वो पाकिस्तान है। ये जसवीर कौर थडानी ने ये पोएम लिखी थी, तो मेरे दिल के काफी करीब है ये पोएम, तो मैंने आपको सुनाया है। Okay, बहुत सुंदर. Sumit, and to our friends here, he has a mystery channel which is quite popular on YouTube. You all must check it out. He makes a lot of videos on communalism, which is, I think, an awesome move in this today's troubled times. Sumit, तुम्हारी शुरुआत कैसे हुई पार्टी में? ये दौर था जब अन्ना मूवमेंट शुरू हुआ। तो हम लोग ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था। तो ऐसे ही जब कॉलेज आ रहे थे तो न्यूज़पेपर में देखा कि एक बुजुर्ग बैठे हैं भ्रष्टाचार को लेकर रामलीला ग्राउंड में, अन्ना करके कोई हैं। तो हम और अपने साथियों के साथ हम भी निकल लिए। ऐसे ही कोई कॉल नहीं थी, कोई मैसेज नहीं था, बस ऐसे ही न्यूज़ अखबार में पढ़ा तो हम लोग निकल लिए वहाँ पे। तो जब रामलीला ग्राउंड में गए तो वहाँ देखा तो हजारों की तादाद में वहाँ पे लोग थे। तो हम अपने साथियों के साथ थे, तो हम लोग भी अपने नारेबाजी करते हुए क्योंकि वो जो स्पार्क था वो पूरे देश के अंदर वो आग लग चुकी थी कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध में किसी को खड़ा होना चाहिए और एक बुजुर्ग खड़े हैं। तो हम काफी सारे यूथ और मतलब देश के हर एक कोने से वहाँ रामलीला ग्राउंड में मौजूद थे लोग। तो हम वहाँ गए, तो जब गए उसके बाद फिर बिल्कुल स्टेज के पास में ही थे, तो ऐसे ही पूछ लिया कि वॉलंटरी कर सकते हैं क्या हम लोग। तो मैं उसी दौरान वो अन्ना जी के साथ वहाँ पे शामिल हुआ। उस दौरान फिर अरविंद जी, मनीष जी, गोपाल जी, इन सारे लोगों से वहीं पे उसी दौरान मुलाकात हुई। उसके बाद आंदोलन के बाद निर्भया वाला जो इंसिडेंट वो हुआ, पार्टी जब बनी तो पार्टी के साथ फिर लगा कि एक नई पार्टी बन रही है तो हमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में थे तो ऐसा किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। मैं अपने ग्रेजुएशन में भी किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ था। तो लगा कि हाँ ये इस पार्टी में नई पार्टी है, काफी अच्छे लोग हैं, सारे एजुकेटेड लोग हैं, अच्छी जगह से अच्छी पोजीशन से लोग यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ एक उम्मीद है और ये पार्टी एक विकल्प साबित हो सकती है और देश को एक नया एग्जाम्पल भी एक नया देश के लिए एक नया एग्जाम्पल सेट कर सकती है। तो वहां से फिर शुरुआत हुई, पार्टी बनी। एंड देन यूनिवर्सिटी से ही, जिस एरिया में हम आते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहीं से ही तिमारपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने अपना काम शुरू किया था। और क्योंकि यहाँ पे सिविल सर्विसेज कोचिंग के स्टूडेंट्स काफी कोचिंग यहाँ पे हैं, तो ये पूरा स्टूडेंट का हब है। तो हम लोग
शुरुआती हमने यहीं से करी और अरविंद जी का एक शुरुआती प्रोग्राम यहाँ कोचिंग में करवाया और उसके बाद से फिर हमने अपना कारवां शुरू किया। पहला इलेक्शन हुआ, लगा कि मीडिया बिल्कुल भी साथ नहीं थी, तो डोर टू डोर का पहला अनुभव था। मैं बड़ा शाही किस्म का था इस पार्टी में आने से पहले, तो जब पहली बार मुझे मौका मिला कि डोर टू डोर करना है आपको, तो एक वो अच्छा अनुभव था। तो जब डोर टू डोर हम करते हुए जाते थे, तो कई बार हमें हमारे सीधे गेट बंद कर दिया जाता था कि आप अन्ना को धोखा देकर आए हैं और ये है वो है, आप लोग नहीं चल सकते हैं। लेकिन फिर लगातार मेहनत जब हमने करी, सारे विधानसभा में सारे लोगों ने, जहाँ थोड़ा स्ट्रांग हमारी विधानसभा थी, हमने जब लगातार करी तो हमें पता लगा कि मीडिया के न होने के बावजूद भी, मीडिया के साथ न होने के बावजूद भी, उस दौरान पहले इलेक्शन में हमने डोर टू डोर इतने अच्छे से किया था कि हमें उम्मीद थी कि सीट आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल में वही 3 सीटें 4 सीटें उस अनुमान से दिखाई गई। जब 28 सीटें आती हैं तो एक पहली बार जब 28 सीट आई तो काफी खुशी हुई कि नहीं, अब हम कर सकते हैं कुछ। तो उसके बाद लगे रहे पार्टी में। इलेक्शन यहाँ से होल्ड करवाया, तिमारपुर से ही 2 बार 3 बार। फिर लोकसभा इलेक्शन में गुड़गांव में योगेन जी वहाँ से कंटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ योगेन जी के साथ में थे। फिर फाइनली गोपाल जी के साथ में काफी समय से हैं। और उसके बाद स्टूडेंट यूनियन में गोपाल जी ने मौका दिया। उन्होंने बोला कि जरूरत है अभी देश को क्योंकि स्टूडेंट मूवमेंट ही है जो अपने एनर्जेटिक और अपने क्रिएटिव आइडियाज की वजह से आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और चीजों को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी एक तरीके से लेबोरेटरीज है जहाँ पे ब्रिलियंट माइंड आप को एक जगह लाके इकट्ठा कर सकते हैं। एंड देन तब से पार्टी में है। ओके सुमित, तुम्हारे पर मतलब काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो ये CYSS को तुम कैसे लीड कर रहे हो फिलहाल? स्टूडेंट्स मूवमेंट हमारा अभी तक नहीं पकड़ पाया है कुछ कारणों की वजह से। जब भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। तो तुम्हारी तरफ से क्या कोशिश हो रही है, तुम्हारी टीम लोगों से क्या कोशिश हो रही है कि कैसे ये छात्रा संघ को आगे बढ़ाया जाए? पहले जब 2015 में हम जब चुनाव जीते थे तो हमारा स्टूडेंट जो CYSS था काफी स्ट्रांग था उस दौरान। और हमने जब दूसरी इलेक्शन फाइट किया यहाँ पे तो हम 2nd पोजीशन पे आए थे। और फिर उसके बाद किसी वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से हम 2 साल तक इलेक्शन फाइट नहीं करे यहाँ पे दूसरा। तो अक्सर क्या होता है ना कि यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन में आपको एक्टिव होना पड़ता है, काफी आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, बेशक आप इलेक्शन लड़े या ना लड़े। तो वो 2 साल का गैप जब हुआ तो उसके बाद फिर हमें जब जिम्मेदारी मिलती है तो एक बड़ा टास्क था वो, क्योंकि हमें 0 से फिर से शुरुआत करनी थी। और अब तक तो पार्टी 3-4 साल हो चुके थे, तो एक नया परसेप्शन भी क्रिएट हो चुका था। पहले वाला परसेप्शन मीडिया ने जिस तरीके से बनाया था वो उस तरह का परसेप्शन नहीं रहा। तो पार्टी जीतने के बाद 3 या 4 साल फिर हमें जिम्मेदारी मिलती है, तो फिर एक नए 0 से हम शुरुआत करते हैं एंड देन फिर फाइनली इलेक्शन लड़ते हैं और फिर हम 3rd पोजीशन पे आते हैं। हमने लास्ट ईयर फिर विधानसभा इलेक्शन है तो इस वजह से हम लड़ नहीं पाए। चुनौतियां काफी हैं यहाँ पे, खासकर जब हम हम दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ का जो चुनाव है वो पूरा का पूरा मनी पावर, मसल्स पावर, कास्ट पॉलिटिक्स पे फुल बेस है, सालों से चला आ रहा है। 40-50 साल से एक ही धारा पे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव चला रहा है। काफी टफ होता है ऐसे लोगों से जब 50-60 गाड़ियां एक साथ आ जाती हैं और वहां एक तरफ हम होते हैं, एक तरफ वो होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक्टिविज्म बहुत जरूरी पार्ट है। चुनाव में हार या जीत अलग पार्ट है, लेकिन एक्टिविज्म का जो पार्ट है वो कंसिस्टेंस वो बरकरार रहना चाहिए। तो हमने यही स्ट्रेटजी अपनाई और हम लगातार 1-2 साल से हम चाहे वो कोई भी इशू हो, छात्रों का इशू हो, फी हाइक का इशू हो, वो चाहे वो टीचर्स रिलेटेड कोई भी इशू हो, मजदूरों का आंदोलन हो, किसानों से रिलेटेड जो भी दिल्ली के अंदर आंदोलन हुए उनमें भागीदारी लेना हो, इवन नॉन टीचिंग स्टाफ के जो भी प्रोटेस्ट रहे हो, हमने लगभग सारे प्रोटेस्ट में हमने शिरकत करी वहाँ पर और कोशिश करी कि हर मूवमेंट में, क्योंकि यही एक तरीका होता है कि हम जब अपने साथ के बाकी और लोगों को भी ट्रेनिंग दे सकें कि किस तरीके से चीजों को टैकल किया जा सकता है जब आंदोलन खड़े होते हैं। तो कभी भी एक ऐसा स्पार्क आएगा, कोई एक छोटा इश्यू आएगा, वो कभी भी बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो अभी मुझे लगता है कि चुनौतियां हैं, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। अब देखें सफलता, मुझे लगता है उम्मीद है कि जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, क्योंकि हमारा सामना 50 साल 60 साल पुराने संगठनों से है
जो जिनके पास मनी पावर भी है, जिनके पास मसल्स पावर भी है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम जल्दी एक नया मुकाम हासिल करेंगे। ओके, सुमित, हमारे साथ जो वॉलंटियर्स जुड़े हैं उनसे कुछ सवाल ले लेते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? या विजय, दिस इज आदि हियर। यस आदि। तो अभी जो CYSS का ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने लोग हैं और कितने यूनिवर्सिटीज जहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव या इलेक्टेड मेंबर्स हैं? तो अभी एसएस नेशनल हमारा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हर स्टेट में, जैसे बिहार है, बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में हमारे चुनाव जीते हुए हमने कुछ, और भागलपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी हमने इलेक्शन फाइट किया हुआ था, और असम में हमारे कुछ स्टूडेंट हमारे एक्टिव हैं, और छत्तीसगढ़ हो गया। यूपी में अभी हमने इलेक्शन फाइट नहीं किया है, लेकिन यूपी में स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वहाँ पे। राजस्थान में हमने पिछले दो साल पहले हमने कुछ जगह चुनाव जीते थे। पंजाब में तैयारी चल रही है, पंजाब में हमारा स्टूडेंट यूनियन है, दिल्ली में तो है ही, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी है। तो अभी चुनाव हम बहुत जगह नहीं जीत पाए, क्योंकि पार्टी जब विस्तार करेगी, पार्टी दूसरी जगह दूसरे क्षेत्र में पैर पसारेगी, तो मुझे लगता है उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आगे ऐसा कोई प्लान है कि जहाँ पे ये जो और स्ट्रक्चर है इसको मिलने का कोई ऐसा प्लान होता है, कोई एनुअल इवेंट होता है या सेमी एनुअल इवेंट होता है जहाँ पे सब लोग मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें, स्ट्रेटेजी बना सकें, या सब लोग अपने अपने क्लस्टर में काम करते हैं? नहीं, दिल्ली में तो हम लोग रेगुलरली मिलते हैं। अभी हमने 7 दिसंबर को ही अपना हमने मीट किया था, एक नेशनल मीट करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन उस दौरान दिल्ली के इलेक्शन हुए, फिर राइट्स हुए, और फिर ये कोरोना का पीरियड हो गया, तो अभी वो नेशनल मीट पेंडिंग में है। तो अभी प्लान था कि जो जहाँ जिन स्टेट्स में हमारे स्टूडेंट्स यूनियन जो हमारे एक्टिव है, हम उनको सारे लोगों को मिलाकर दिल्ली में एक बार हम एक बड़ी मीटिंग करना चाहते हैं नेशनल रूप से, ताकि आगे हम क्या प्लान कर सकते हैं और उस पर वर्क करने के लिए। दिल्ली में तो हम रेगुलरली मिलते ही रहते हैं। दिल्ली में तो हमारे वीकली प्रोग्राम किसी न किसी तरीके से हम लोग मीटिंग करते रहते हैं यहाँ पे। ओके, सो लास्ट वन, तो जैसे जहाँ पे भी स्ट्रक्चर अभी हमारे पास है, हमारे पास लोग हैं स्कूल में या यूनिवर्सिटीज में, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पे एक छोटा मोटा लेक्चर ऑर्गेनाइज कर सकें, प्रॉब्ली महीने में एक बार, इवनिंग में या हम करते हैं अभी शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, तो हम मंथली कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। सपोज दैट देश की बात प्रोग्राम, शायद विजय लक्ष्मी जी आप इससे अवेयर होंगी। देश की बात प्रोग्राम के जरिए CYSS हर महीने लगभग कोई ना कोई एक एक्टिविटी करती है, जिसमें हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करें, और उस कॉलेज के जो लेक्चरर्स हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कोई किसी का जन्मदिन हो, किसी के कोई किसी भी तरह कोई सेरेमनी होता है, कोई सपोज अम्बेडकर हो गया, भगत सिंह हो गए, गांधी हो गए, इनके आइडियाज पे हम लोग बात करते हैं। अभी जैसे 1 मई को मजदूर दिवस है, तो अभी हम लॉकडाउन की वजह से कहीं मूव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन होगा, पोएट्री कंपटीशन होगा, फिलहाल तो हम ये कर रहे हैं। दिल्ली के लेवल पर हम लोग ये मीट करते रहते हैं, लेक्चर ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं हम प्रॉपरली और रेगुलरली। हमारा दिल्ली में तो ये काम चलता रहता है। तो प्रॉब्ली हमको थोड़ा देश की बात से जो सीरीज है थोड़ा ऊपर सोच के, हो सकता है हमको कुछ पॉलिसी या साइंटिफिक लेक्चर भी ऑर्गेनाइज करना पड़े, ताकि सब तरीके के लोग को हम अट्रैक्ट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, ये तो बिल्कुल हमें बियॉन्ड, हमें तो जो भी टॉपिक हमें लगता है कि जिससे हम स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचा सकते हैं और हम उन्हें खुद से उनको खुद से एसोसिएट कर सकते हैं, तो हम किसी भी तरह का प्रोग्राम करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। I have a question. Vishnu here. So how is student politics different from regular state politics, and why is it so dominated by just ABVP and NSUI? I think it's all over India. It's just dominated by two pretty much. So how is it different from local? मैं एक कोट से मैं शुरू करना चाहूँगा, एग्जाम्पल से शुरू करना चाहूँगा कि जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये 1966 की बात है, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण तिवारी ने डॉक्टर लोहिया को इनवाइट किया वहाँ के छात्र संगठन को का ये शुरुआत करने के लिए, तो उद्घाटन करने के लिए, तो वहाँ के जो वीसी ने लोहिया को आने से मना कर दिया था। देन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बड़ा सा लेख लिखा था, जिसको स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स, विद्यार्थी और राजनीति नामक एक पब्लिश पत्रिका, छोटी सी किताब आई, वो पब्लिश हुई थी। तो उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक लाइन लिखते हैं कि जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते हैं, जब छात्र राजनीति नहीं कर रहे होते हैं, तब वो दरअसल सरकारी राजनीति को चलने देते हैं।
तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो डायरेक्ट पॉलिटिक्स होते हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और जो मुल्क के लिए बहुत काफी खतरनाक बात होती है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ एक अच्छी बात ये है कि ये छात्र राजनीति में रोमांस है। मतलब 1968 में अगर पेरिस में की एक यूनिवर्सिटी एक छोटा सा इशू पूरे यूरोप और अफ्रीका, पूरे एशिया में राजनीति को बदल कर रख देता है, और वहां का स्लोगन होता है पावर टू इमेजिनेशन। मतलब हम आपकी बाइनरी में नहीं जिएंगे, आपके सच और झूठ के बीच में अपना एक सच तलाश करेंगे। हम हद और बेहद के बियॉन्ड एक नई दुनिया तलाशेंगे। तो रोहित वेमुला की चिट्ठी जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी की आती है, तो उसके बाद भी तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो क्रिएटिविटी है, जो एनर्जी है, मतलब वो लगता है कि जब डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज पीछे से रह जाती हैं। यहाँ हमारे पास थोड़ी सी फ्रीडम होती है, हम कोई भी इशू उठा लेते हैं, कोई चीजें कर लेते हैं, और काफी एनर्जेटिक तरीके से हम चीजों को स्मूथली आगे ले जाते हैं। 1966 के दौर की बात कर रहा हूँ, तो मजाज साहब ने एक नज्म लिखी थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड है वो, कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तुम इस आंचल से एक परचम बना लेते तो अच्छा था। तो छात्र राजनीति में दायरे नहीं होते हैं, हम एक इमेजिनेशन उड़ान में होते हैं, और जो कि मैंने जैसे बोला कि इस समय क्रिएटिविटी, एनर्जी काफी भरपूर होती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स से डिफरेंट होती है। अब एबीवी और एनएसयूआई की आपने जो बात करी, जो मैंने बताया कि एक तो ये दोनों ही संगठन भाजपा और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, काफी पुरानी पार्टीज हैं, इनका नेशनल लेवल पर इनका अच्छा सा होल्ड है। तो मनी पावर और मसल्स पावर, ये दोनों ही इन्होंने काफी स्ट्रांग है, जिसके बदौलत ये हर जगह चुनाव लड़ते हैं। इनके हर साल सेम मुद्दे होते हैं, सेम ही मुद्दे होते हैं, और हर साल उसके बावजूद ये चुनाव लड़ रहे होते हैं। इसका एक ही कारण है कि इतना ज्यादा शो ऑफ और इतना ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं कि जो नया स्टूडेंट होता है उसको साफ ये लगता है कि अच्छा इन्हीं का क्रेज चल रहा है, इन्हीं की हवा चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि एक आने वाले कुछ समय में ये दौर आएगा कि स्टूडेंट्स अब पॉलिटिक्स में, खासकर दिल्ली, जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे होते हैं, कि इवन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तो एबीपी एनएसयूआई कहीं भी नहीं है, वहाँ तो उस लेफ्ट पार्टीज हैं और अदर रीजनल जो पार्टीज हैं उनके संगठन अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अब बदलाव की लहर शुरू हो गई है, एक्टिविज्म तेजी से शुरू हो चुका है यहाँ पर, और छात्र अब समझ रहे हैं, स्टूडेंट अब समझ रहे हैं कि दरअसल जो हमारे मुद्दे की बात करेगा और वही आगे बरकरार रह पाएगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि लड़ाई बहुत स्ट्रॉन्ग से है। ओके सुमित, ऐसा क्यों है कि ऐसा लगता है तुम्हें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं ज्यादा, दे आर टू बिजी विद देयर स्टडीज एंड देयर करियर, तो उनको पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, बाकी लोगों को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जहाँ वोट डालने बोला जाता है वहीं डालते हैं। ऐसा है, या वो खुद अपना इंटेलिजेंस से सोचते हैं? ये ठीक नहीं, ये ठीक वैसे ही है जैसे देखो, राजनीति जब राजनीति की बात करते हैं तो आम इंसान से हम जब बात करेंगे आप राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहोगे तो वो भी मना कर देता है, नहीं राजनीति से हमें दूर रहना है। 1928 में शायद मैं गलत नहीं हूँ तो 1928 में भगत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स के ऊपर, और वो इस बात को क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर वो एजुकेशन जो सिर्फ क्लर्क बना रही है हमें, जो सिर्फ मशीन बना रही है हमें, तो उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता, बशर्ते कि हम अगर व्यवहारिक रूप से अब सोसाइटी में अगर हम कुछ उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अगर क्योंकि किसी भी देश को आज़ाद कराने में या किसी भी देश में आंदोलन को खड़ा करने में वहाँ के यूथ और स्टूडेंट्स ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। और ये आपने बिल्कुल सही बोला कि स्टूडेंट ये एक आधार बना लिया जाता है कि आप कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं और इससे बाकी के लोगों को डिस्टर्ब होता है। तो और यही एक आधार बनाकर बीच में कोशिश करी गई थी कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को रोका जाए, इसमें वायलेंस होती है और इसमें स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहा है। तो ये मुझे लगता है अगर आप इस नजरिए से देखेंगे तो फिर तो अगर संसद के अंदर देखेंगे तो काफी ऐसे सांसद मिल जाएंगे जिन पर अपराध का मुकदमा, अपराधी हैं जो जिन पर मुकदमा लगा, फिर तो लोकसभा के इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, फिर तो विधानसभा के इलेक्शन भी नहीं होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टूडेंट अभी जो केवल चुनाव तक जब सीमित कर दिया जाता है ना कि नहीं इन लोगों को ही चुनाव लड़ना है, और वो अपने आइडेंटिटी कोई एक लीडर आता, कोई एक बच्चा
हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स के कितने इश्यूज होते हैं, लाइक बैड हॉस्टल्स एंड उनके जो इश्यूज होते हैं वो तो एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों नहीं उठाती है, वो तो कुछ और ही बातें करते हैं। उनमें स्टूडेंट्स के जो इश्यूज हैं यूनिवर्सिटी के अंदर वो तो नहीं उठाते, वो फिर भी कैसे जीत जाते हैं? मनी पावर तो है ही, मनी पावर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, यहाँ ग्लैमर की राजनीति काम करती है। यहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट वोट नहीं देते हैं, एमफिल स्टूडेंट वोट नहीं करते यहाँ पे, और मास्टर्स के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो वोट कर रहे हैं ना। तो अब जो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में जो बच्चा आता है वही वोट करता है। इवन सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले बच्चे भी बहुत ही कम मात्रा में वोट करते हैं। तो जो पहली साल जब बच्चा आता है, स्टूडेंट्स आता है यूनिवर्सिटी में, तो उसको ना ही वो आइडियोलॉजिकल रूप से इतना स्ट्रांग है, और उसको बाकी चीजों का जो दिख रहा होता है वो वहीं पे ही उसी को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। एंड जब वो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आता है तब उससे लगता है कि हमने वोट तो कर दिया लेकिन कुछ फायदा होता नहीं है, वही एबीपी आती है, वही एनएसयूआई आती है, तो कुछ मतलब है नहीं है। तो हमें लगता है कि जब अब जैसे आप सपोज दैट आप अब जेएनयू में आप बात करेंगे तो वहाँ पीएचडी स्टूडेंट और मास्टर स्टूडेंट दोनों लोग वोट करते हैं, वहाँ एबीपी और एनएसयूआई नहीं है। और यहाँ पीएचडी स्टूडेंट एमफिल स्टूडेंट वोट नहीं करते हैं, तो इसका मुझे लग रहा है इस चीज का काफी फर्क है। Okay. Do we have any more questions? Yeah, I have a question. Yes. मैं मानसी बात कर रही हूँ. Hi Vijay. Hi. So I was just reading, for instance, मुंबई और महाराष्ट्र बोथ साइड स्टूडेंट इलेक्शंस काफी मतलब 20 साल पहले ही वो लोग ने बंद कर दिए थे, 20-30 साल पहले, because there was like a lot of violence and accidents of student killing and kidnapping and stuff like that. So I think recently they've sort of allowed student politics or student elections to start again, and there will be some representatives in the state universities and stuff. So मतलब दो क्वेश्चन, एक तो ये स्टूडेंट वायलेंस वगैरह है तो मतलब उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिकॉज मतलब आई हैव स्टडीड इन मुंबई, मैंने कभी पॉलिटिक्स वगैरह मुंबई में ऐसा किया नहीं रहा, एंड बट मतलब थिंग्स वर ओके फॉर मी, लाइक आई नेवर रियली फेल्ट कि अच्छा होना चाहिए नहीं होना चाहिए. And secondly, what are the plans of the team in Mumbai for student politics? देखिए, पहला तो आपने जो वायलेंस की बात करी थी बिल्कुल सही बात है। बीच में न केवल मुंबई में, बाकी यूनिवर्सिटीज में भी ये इलेक्शंस बंद कर दीजिए बिकॉज ऑफ वायलेंस। फिर जेएनयू के छात्रों ने इस पर मुकदमा लड़ा और सुप्रीम कोर्ट तक गए, एंड देन फिर वापस लिंग 2 कमेटी बनी 2003 में, और फिर से कुछ रूल्स बनाकर फिर से इलेक्शन करवाने की, चुनाव लड़ने की हमें छात्र राजनीति में परमिशन मिली। ये ठीक है कि एक मुद्दा बना लिया जाता है कि किडनैपिंग होती है, अपराधीकरण बढ़ जाता है, तो शायद, लेकिन पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल्स को लेके हम सारी चीज़ों को एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। अब तो मतलब मैं इतने सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, यहाँ उस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलती हैं। जेएनयू में उस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ एक यूनिवर्सिटी है, रीजनल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर कभी कभी ये देखने को मिल जाता है, और फिर उसी को आधार बनाकर ये कह दिया जाता है कि छात्र राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा, अगर विजय जी, लक्ष्मी जी, अगर थोड़ा टाइम हो तो मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊँ थोड़ा सा। हाँ, बोल दो। लेकिन छात्र राजनीति में लग रहा है कि ये अभी इसलिए भी जरूरी है कि जहाँ हम अगर हिस्टोरिकली रूप से देखें तो 1848 में दादाभाई नौरोजी स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं छात्र मंच के रूप में, और 1913 में कोई पहला आंदोलन हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश स्टूडेंट और इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में, कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा होता है। और फिर आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी छात्रों को आह्वान कर रहे होते हैं कि आप बहिष्कार करिए विदेशी वस्तुओं का। और आज़ादी के बाद हमने देखा कि जेपी का आंदोलन, तो जेपी जब 20 साल पहले रिटायर कर चुके होते हैं, तो क्योंकि छात्र राजनीति में उस दौरान इतनी वायलेंस नहीं होती, तो उसके बावजूद भी जब गुजरात के 1973 में गुजरात के एक हॉस्टल के मेस की फीस बढ़ने पर, छोटा सा इशू था लेकिन फीस बढ़ने पर एक बड़ा आंदोलन क्रिएट होता है वहां से, और फिर फिर वहां से प्रभावित होकर बिहार के अंदर एक आंदोलन क्रिएट होता है। फिर स्टूडेंट्स जेपी से गुजारिश करते हैं कि आप आंदोलन को लीड कीजिए, तो जेपी उनसे बोलते हैं कि अगर आप एक ही शब्द में हम आंदोलन लीड करेंगे, अगर आप हिंसा नहीं करेंगे, आप वायलेंस नहीं करेंगे। एंड देन हमने देखा कि फिर वो आंदोलन कितना बड़ा होता है कि वहाँ उस समय की सत्ता को एकदम ढा देता है। और एक छात्र आंदोलन की एक खास बात होती है जब जो स्लोगन्स वहां से निकलते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं। जैसे मुझे जेपी का आंदोलन जब याद आ रहा है, तो जेपी का अभी जब हम अपने आंदोलन करते हैं तो हमें भी वो स्लोगन्स, हम उन्हीं स्लोगन्स का इस्तेमाल करते हैं। 2-3 स्लोगन्स हैं, जैसे हमला चाहे कैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा,
या फिर दमन है कितना, दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखिए और देखेंगे। तो इस तरह के स्लोगन्स है, जैसे जयप्रकाश का बिगुल बजाता हूँ, जाग उठी तड़ाई है, उठो जवानों तुम्हें चूमने क्रांति द्वार पर आई है, या दिल्ली जाने वालों जाके कहना इंदिरा गांधी से, इंदिरा का शासन डोल रहा है जयप्रकाश के नारों से। तो इस तरह की चीजें हमें छात्र राजनीति में देखने को मिलती हैं, जो क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी जो चीज है, वो ये जो नई नई चीजें, नए स्लोगन्स है और भी नए तरीके हैं, वो मुझे लगता है कि इसका सीधा फायदा स्टेट पॉलिटिक्स को या डायरेक्ट पॉलिटिक्स को होता है। तो ठीक है, लिंक 2 कमेटी के बाद सुमित, लेकिन ये आंदोलनकारी ज्यादा जेएनयू में देखा जा सकता है, डूसू में नहीं देखा जाता। तो ये क्या डूसू में भी नहीं, डूसू में भी इस चीज की मैंने आपको बताया ना कि जेएनयू में जेएनयू में ग्रेजुएशन के कोर्सेज नहीं है, वहाँ मास्टर्स और पीएचडी कोर्सेज हैं, और वो लोग वोट करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है ना, ग्रेजुएशन और मास्टर्स से कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो वोट करते हैं, अदरवाइज एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट वोट नहीं करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 2 साल से हमने मैच्योरिटी लेवल्स का फर्क है, मतलब दोनों यूनिवर्सिटी इन खासकर डीयू और जेएनयू की तुलना करें, मैच्योरिटी लेवल का फर्क है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 2 साल में हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो अम्बेडकर का कोई भी इश्यू हो, रिजर्वेशन का कोई भी इश्यू हो, फी हाइक का इश्यू हो, हमने तमाम मुद्दों पर कैंपस के अंदर हमने एक चर्चा परिचर्चा और आंदोलन का दौर हमने यहाँ शुरू किया है, और जिसकी काफी लोगों ने सराहना भी करी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ये चीजें पहली बार हो रही हैं। मतलब इन 2-3 सालों में जो प्रोटेस्ट की जो पॉलिटिक्स है, जो एक्टिविज्म की पॉलिटिक्स है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी तेज हुई है। तो मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है कि अगले 2-3 सालों में ये चीज सुमित, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि स्टूडेंट्स को इसीलिए वो एजुकेट करना बहुत जरूरी है ऑन पॉलिटिक्स, बिकॉज देयर लाइफ्स आर बीइंग डिसाइडेड, लेकिन उनको पता ही नहीं कि उनकी लाइफ डिसाइड हो रही है बाहर। तो उनका जानना बड़ा जरूरी है कि कैसे उनकी लाइफ के साथ मैनिपुलेशन हो रहा है। मानसी, आई थिंक यू आर अ स्टूडेंट योरसेल्फ टू, राइट? Yeah, I'm currently studying at University of Michigan, but मतलब मैंने मुंबई में 2015 तक पढ़ाई की थी, तो फिर मतलब वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन किया है, बैचलर्स भी किया, पर मतलब मुझे पर्सनली इतना ऐसा कभी दिक्कत जैसा हुआ नहीं, बिकॉज इट वाज ऑलवेज नहीं पढ़ाई करो, एक मार्क्स लाओ निकलो, वैसा टाइप ही होता था। तो यार हाँ, तो मुझे लगता है कि कई स्कॉलर्स ने भी बोला कि जब यूनिवर्सिटी में जो राजनीति होती है ना, वो कहीं ना कहीं एकेडमिक करिकुलर का पार्ट होती है, क्योंकि अब कोई हॉस्टल का मुद्दा हो, मैथ्स का कोई मुद्दा हो, लाइब्रेरी का कोई मुद्दा हो, या कॉलेज के अंदर का कोई मुद्दा हो, अगर वो चीजें अगर हम नहीं उठाएंगे, अगर हम चीजें उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तो वो जैसे कि तैसे ही पड़ी रहेंगी। वो सालों से, मान लो कोई लाइब्रेरी अगर है तो वैसे की वैसी ही रहेगी। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स खुद 2 साल के अंदर हम जबकि सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, और इस वजह से क्या है कि काफी छात्र यहाँ फंसे हुए हैं, तो उनके लैंडलॉर्ड्स उनसे रेंट मांग रहे थे जबरदस्ती, फोर्सफुली। तो कई सारे छात्रों के हमारे पास ये कंप्लेन आई, तो हमने अपनी सरकार को बोला कि इस तरीके की चीजें डिमांड आ रही हैं, इस तरीके की चीजें, इनके पर क्या सोल्यूशन हो सकता है। सरकार ने इस पर एक्शन लिया और बोला कि 1-2 महीने का कोई भी लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट नहीं मांग सकता है। तो अब ये कह देना कि कई बार ये बोल दिया जाता है कि पॉलिटिक्स सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्हें कुछ करना ही नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारी एक वैचारिक समझ क्लियर हो कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अगर और ये छात्र राजनीति जब एक तरीके से ये पौधशाला है, शुरुआती पाठशाला है, यहाँ पे सीख रहे हैं हम लोग कि या ट्रेनिंग का पीरियड होता है, 3-4-5 साल हम सारी चीजें सीखते हैं, हम प्रोटेस्ट करना सीखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे चीजों पे कैसे एक्शन लिया जा रहा है, किन चीजों पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, संगठन कैसे बनता है, संगठन कैसे टूटता है, फिर से हम उसका कैसे निर्माण करते हैं। तो ये चीजें जब फिर अगर कोई बंदा यहाँ, कोई इंसान जब यहाँ इतनी 4-5-6 साल की ट्रेनिंग ले चुका होता है, तो जब वो फिर डायरेक्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट उसकी होती है, तो एक काफी हद तक सारी चीजें उसकी क्लियर हो चुकी होती हैं। और फिर वहां से एक जो बोलते हैं कि विजनरी लीडरशिप है, वो उसके पास फिर एक विजन होता है कि नहीं, क्योंकि वो उस सारी चीजों से गुजर के आया हुआ होता है, तो उसके पास क्लियर विजन होता है कि नहीं, हमारे पास ये टारगेट है, ये विजन है, हमें आगे इस तरीके से बढ़ना है। तो राइट सुमित, और मानसी, आई थिंक ओवरऑल also Mumbai students as well as the citizens themselves are very away from politics, so it's not really their primary concern. Okay, do we have any more questions? हाँ ठीक है। मुंबई में भी एक्टिविज्म बहुत कम है, वो लंबी चर्चा हो जाएगी, कुछ और सवाल लेते हैं। Do we have any more questions? Yeah?
this is Ashok. I'm from Goa originally in US now. So मैं भी student politics में था. Hi, how are you? Okay. So मैं भी student politics में था और I'm trying to see how we can get more students in state level to the ARP unit in Goa. So the difficulty I faced, I saw it based on my this is that getting students might take from the who are passed out from the college and into the party politics can be based on money or the popularity of the party at that point, because that student will be very politically ambitious or some other compensation he might want. This is what I saw. What is your opinion? How to get students who are passing out into the party to become a volunteer? तो ऐसा है कि कई सारे स्टूडेंट्स हमारे पास जुड़े हुए हैं जो पास आउट हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हमसे जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास आइडियाज हैं और वो चाहते हैं कि जो आइडियाज उनके पास है उनको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया जा सके। कि जब वो ABVP NSUI की तरफ देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि ये वो संगठन है, बरसाती मेढक की तरह है, साल में एक बार आते हैं इलेक्शन के दौरान। फिर जब वो हमारी तरफ देखते हैं तो हमारे कई सारे वॉलंटियर्स जो पास आउट हो चुके हैं और उसके बावजूद भी पार्टी के अलग अलग लीडर्स के साथ काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो लेकिन ये बात सही है कि फुल टाइम पॉलिटिक्स थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि मैं भी अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ और इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो एजुकेशन है, हमारा जो ये वाला पार्ट है, स्टडी वाला पार्ट है, ये इसका गैप ना हो जाए, ये छूट ना जाए। इसके साथ छात्र राजनीति की खूबसूरती भी यही होती है कि हम दोनों चीजें साथ साथ लेकर चलते हैं। एक हाथ में किताब होती है, दूसरे हाथ में आंदोलन के झंडे होते हैं, आंदोलन के लिए हम, दूसरा हाथ हमारा मुट्ठी तानकर स्लोगन लगाने के लिए होता है। तो मुझे लगता है कि लड़ाई और पढ़ाई दोनों साथ साथ चलेंगे तो जब इस दौरान एक क्रिएट होता है, एक माहौल क्रिएट होता है इस दौरान, तो जो स्टूडेंट होता है ग्रेजुएशन से जब पास आउट होता है तो उसके पास और जरिए होते हैं पार्टी के, क्योंकि पार्टी के पास एक विचारधारा है जो उससे समर्थन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पढ़ाई और पार्टी पॉलिटिक्स दोनों अगर साथ में कर सकता है, अगर वो थोड़ा सा फुल टाइम पॉलिटिक्स अगर ना करे तो दोनों चीजें साथ लेकर चल सकता है, क्योंकि मैं भी ये साथ लेकर चल रहा हूँ। बाकी जिनको फुल टाइम पॉलिटिक्स करनी होती है तो अच्छा है कि उनके घर से और बाकी जगह से उन्हें सपोर्ट मिलता है तो वो कर सकते हैं, लेकिन कई सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनके घर से उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि आपके पास अगर आइडिया, उनका सवाल ये था कि मोटिवेट कैसे किया जाए, राइट अशोक? मोटिवेट कैसे किया जाए? मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो जब हम अदर पार्टीज को देखते हैं कि क्योंकि अब हमने इतने साल पार्टी को दिए हैं और एक विजन इस पार्टी के पास था, जब पार्टी वो सारी चीजें कर रही है, वो सारी चीजें कर रही होती है, तो हमें यही मोटिवेशन हमारे लीडर्स, हमारी जो लीडरशिप है हमें उनसे मिलती है कि एक आम इंसान होते हुए भी उन्होंने पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक रोल मॉडल पेश किया है। तो ये चीज हमें काफी मोटिवेट करती है। इवन मैं जब अरविंद जी, मनीष जी और गोपाल जी को हम जब देखते हैं कि वो भी एक साधारण साधारण थे, जब उनको हम काम करते हुए देखते हैं और जब हम देखते हैं कि उनके पास एक विजन है और एक विजन के जरिए वो काम कर रहे हैं, पार्टी के पास एक विजन है, उस विजन के जरिए जो काम कर रहे हैं, तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है कि अभी हम दिल्ली में हैं, अगर दिल्ली में हमने इतना अच्छा काम करके दिखाया है, हमने पूरा हिंदुस्तान के अंदर मोहल्ला क्लिनिक हो या एजुकेशन सिस्टम हो, तमाम तरीके की हमने तब्दीलियां करके दिखाई हैं जिसके हिंदुस्तान के सारे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये चीज भी हमारे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं करती है कि यही एक पार्टी है और यही इनके छात्र संगठन है जिससे हम जुड़े हैं, आगे जाके इस पार्टी से हम जुड़ेंगे कि जो सही में इश्यूज पे काम कर रही है, सही में बुनियादी मुद्दे जो हैं उस पर वो वर्क कर रहे हैं अदर बाकी पार्टियों के मुकाबले। तो ये चीज मोटिवेट करती है। और फिर जब हम अपने पार्टी में, अपने स्टूडेंट यूनियन में हम भगत सिंह, गांधी, अंबेडकर, हम इनके आइडियाज पे चलने की बात करते हैं, तो लोगों को लगता ही नहीं है कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ हम कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि आजादी के सेनानियों के बारे में उनका एग्जाम्पल लेकर, उनके विचारों को पढ़कर हम जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, पॉलिटिक्स के साथ साथ उन्हें उनकी भी खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है और उसका फायदा न केवल उन्हें पॉलिटिक्स के अंदर, उसका फायदा उन्हें बाकी और जगह फील्ड्स में, बाकी जगह एरियाज में
उन चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेट करती हैं, इसलिए वो हमसे जुड़े रहते हैं और आगे भी बाकी साथियों को भी हम इसी तरीके से ही जोड़ते हैं। Okay, that's a good idea. Yeah, this is Upkar here. I can ask some questions. Like, Yes, I have some questions. Like, how AAP Student Wing get funding, and what is the how do you guys make sure that whoever is joining is not like having some communal mindset? And third, what are the plans to counter, especially the money power and the muscle power by other parties, student union wings like ABVP and Congress? Okay, yeah, go ahead, Smith. पार्टी फंडिंग पहले इलेक्शन में तो पार्टी ने चुनाव के समय फंडिंग करी थी। उसके बाद 2 साल हमने 2 साल इलेक्शन नहीं फाइट किया। देन जब तीसरे साल हमने इलेक्शन फाइट किया, तो जब चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी उसको फंड करती है, और बीच बीच में प्रोग्राम्स, जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम्स करते हैं तो पार्टी उसको फंड करती है। अदरवाइज हम कुछ प्रोफेसर्स, कुछ लीडर्स अपना थोड़ा करके डोनेशन लेकर हम कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। दूसरा, आपने जो बोला कि हम ABVP और NSUI से किस तरीके से फाइट कर सकते हैं, जब हम अभी हमने 2018 में जब हमने ये इलेक्शन फाइट किया था, ये चुनौती बहुत बड़ी थी हमारे सामने कि इससे कैसे पार पाया जाए और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि 1-to-1 हमें, क्योंकि ABVP और NSUI जो होते हैं वो अपना होर्डिंग पोस्टर और अपने गाड़ियों के जरिए अपना वो ग्लैमर करके वो दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इसका सॉल्यूशन ये है कि हम हर कॉलेज के अंदर अपनी 5 से 6 या 6 से 7 लोगों की एक स्ट्रॉन्ग ऐसी टीम बनाए जो वहाँ पर हमारे आइडियाज को लेकर काम करे। तो इस चीज में हम काफी सक्सेस हुए थे 2018 के इलेक्शन में, और बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं थी हमारे पास, और उस दौरान बहुत ज्यादा लोग भी नहीं थे हमारे पास। उन सारी चीजों के बावजूद भी हमने लास्ट टाइम तक ABVP और NSUI दोनों खियों में खलबली मचा के रखी थी कि इस बार CYSS इवन जर्नलिस्ट तक बोल चुके थे कि आपकी एक सीट आ रही है। एंड फाइनली क्योंकि जब काउंटिंग हो रही थी तो वहाँ कुछ बहुत ज्यादा घपला हुआ और वो 6 बार काउंटिंग रोकी गई। एंड देन फिर उन्होंने अगले दिन के लिए काउंटिंग करने के लिए बोला गया। फिर हमने उसी दिन प्रोटेस्ट किया और रात के 11 बजे तक चीज आती है और हम लोग पता चलता है हम लोग हार चुके होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा अपने लोग, अपने लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा कर सके, क्योंकि उनके पास जो लोग हैं वो पैसे वाले लोग हैं, और हमारे पास जो लोग होते हैं वो मैसेज को इजीली ले आ सकते हैं क्योंकि उनके पास आइडियाज है। तो वो एक बंदा हमारे 20 लोगों के बराबर, उनके जो 20 लोग हमारे एक बंदे के बराबर होता है। तो हमने इसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया और हमने अपने 2-2 लोगों की टीम सारे कॉलेजेस में हमने अपने भेज दिया। उसका फायदा ये हुआ, बहुत ही कम, क्योंकि बहुत कम समय था, और उसका फायदा ये हुआ कि हम अपनी चीजें इजीली उन तक पहुंचा पाए। तो मुझे लगता है कि हमें अपने तरीके के और विजनरी और लोग तैयार करने हैं, और जब वो तैयार, वो एक वो लॉबी तैयार हो जाएगी, एक टीम तैयार हो जाएगी, तो इन सब चीजों से इजीली हम पार पा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसमें। Okay, do we have any more questions? Hi, this is Dr. Grewal. Yes, Dr. Grewal. The situation in student politics, I think it starts from the day one when any student going to the university or college or like that. The thing is, the people who are in the senior years, like, they do not need any kind of help. So that's why they don't vote, because they may be at one point they were victim. Because majority of the people that they do with when any student going into the college, they need a lot of help, and that's where the students get into those boards with the established people who are like you can say the Gundaism, all those with the muscle power, and so those people, when they are victim, they get into their network. Question is that in the beginning, we should have something which can help those issues to start with. In the first year, they need the most help. के लिए हम क्या कर रहे हैं? To tap them. That's basically any student at the first place they need most help. Yeah. First year, second year students के लिए हम क्या कर रहे हैं?
कोई स्पेसिफिक उनको गाइडेंस दे रहे हैं? या नहीं, हाँ, जब बेसिकली हमारा जो टारगेट होता है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ही शुरुआत में होता है, क्योंकि वो बच्चा पहली बार जब आता है तो उसको नहीं पता होता कि एग्जैक्टली क्या है। तो हम हेल्प डेस्क वगैरह अपना वहाँ लगाते हैं। कुछ हमारे साथी टीचिंग क्लासेस लेते हैं, मतलब उन कोई पर्टिकुलर इश्यूज पे टॉक रखते हैं हम लोग वीकली, उन पे बात कर रहे होते हैं हम लोग। तो यही एक जरिया है कि फर्स्ट ईयर जब बच्चा आता है, स्टूडेंट आता है, तो उनको नोट्स प्रोवाइड करवाना, उनको बुक्स प्रोवाइड करवाना, उनको बताना कि किस तरीके की चीज़ें कॉलेजेस में हैं, कहाँ किस तरीके की हेल्प हो सकती है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हमारा पेज CYSS के पेज पे भी और हर कॉलेज के जो पेज बने हुए हैं, तो वहाँ हम हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं और वो हमारी वहाँ टीम होती है और हेल्प डेस्क भी हम बाकायदा लगाते हैं। तो उनको हम वहाँ से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हम उनके टच में आते हैं, एंड देन फिर वहाँ की जो टीम होती है वो ये फाइंड आउट करती है कि कौन लाइक माइंडेड है, किसको हम कौन हमारे साथ काम कर सकता है, एंड देन हम मिलते हैं और फिर हम किसी एक टॉपिक पर बात करते हैं। स्टडी सर्कल्स हमारे चल रहे होते हैं कॉलेजेस के अंदर, तो उन स्टडी सर्कल में हम उनकी समस्याएं भी सुनते हैं और उनको पर्टिकुलर इश्यू से बात भी करते हैं, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉलेज में कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन भी उधर ही हम करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम वही होती है कि लाइब्रेरी का पास बन गया, उनका दिक्कत आ जाती है, या एग्जाम फीस में प्रॉब्लम आती है, एग्जाम में उनका एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम आती है, कुछ प्रोग्राम नहीं करा पा रहे हैं, प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसमें वहाँ आती है। बेसिकली ये चीजें होती हैं, तो इनको टैकल हम कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू। ओके, यू नो सुमित, तुम्हें वीडियोस बनाने का बहुत शौक है और तुमने एक वीडियो गोपाल जी के लाइफ पे बनाया था, उसी से पता चला था कि उनको छात्रा संघ में ही गोली लगी थी, राइट? और उसकी बहुत बड़ा बदलाव हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, उसके बारे में बताना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अब अगर हम डायरेक्ट पॉलिटिक्स में भी कई सारे लोगों को देखेंगे जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं, चाहे वो अगर हम अपनी पार्टी में देखें तो गोपाल राय जी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही आए हैं, और एक टाइम पे जब उनके स्टूडेंट जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ वहाँ यूनिवर्सिटी में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने जब मुद्दा उठाया, एंड देन उनकी गोली मारी गई, उसके बावजूद भी वहाँ उन्होंने जब वो इश्यू उठाया तब पूरा बदलाव उनके इश्यू के बाद ही आया। उनके फाइनली उन लोगों ने गोली मार दी, और उसके बावजूद भी गोपाल जी स्ट्रगल करते हुए आज हमारे सामने हैं और एक नए मुकाम तक वो पहुंचे हैं। इनके अलावा भी अगर अदर पार्टी में भी देखेंगे तो जेपी आंदोलन के बाद भी एक बड़ी लंबी फेज समय दिखेगी। लालू प्रसाद हैं, सुशील मोदी हैं, अरुण जेटली हैं, या उससे पहले भी देखेंगे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। तमाम लोगों की ऐसी फहरिस्त है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही मेन पॉलिटिक्स में आए हैं। Okay. So, do we have any more questions? This is Dr. Grewal. One more. How you deal with that? Because in the beginning, I know that you can help them in the library power or like that. And most of the time, I was in a university too. The muscle power work in the first year. That's what happened in the hostels and all those things. And once they got they owe something. They get saved from somebody in hostel, something like that. And then they owe them, then they get it under debt for that kind of muscle power sport. So how we deal with that kind of issues in the university? अब आप अभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU में हॉस्टल्स के अंदर उस तरीके का मसल्स पावर हमें देखने को नहीं मिलता है कि चीजें तो सालों पहले थी, रैगिंग वाला सिस्टम भी था, तो ये उस दौरान काफी मिसयूज किया जाता था, रैगिंग वगैरह सब चीजों का, और इसका इस्तेमाल कर स्टूडेंट को वायलेट किया जाता था। तो अब खासकर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो हॉस्टल्स में हमें ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है कि वहाँ बहुत ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है या मसल पावर का बहुत ज्यादा प्रभाव हो। मसल्स पावर का इस दौरान जब इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, उस दौरान क्या होता है कि वो चुनाव के 1 महीने के आसपास ही वो इतनी तादाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी बच्चे नहीं होते हैं, वो बाहर से बुलाए हुए लोग होते हैं। तो वो लोग केवल भीड़ दिखाने के लिए बुलाए जाते हैं और क्योंकि उन्हें पैसा दिया जाता है, तो उस लेवल तक उनका इलेक्शन होता है। तो सामने वाला जब फर्स्ट ईयर का जब बच्चा आता है तो उसको लगता है यार इनके पास लोग ज्यादा हैं और इनका ही पोस्टर लग रहा है, इनका ही होर्डिंग लग रहा है। तो इसके अलावा दूसरा अभी हॉस्टल्स के अंदर, क्योंकि अब चीजें सोशल मीडिया का दौर है, अब चीजें काफी बदल चुकी हैं, तो इवन JNU और
DU में अब वायलेंस का एक दूसरा रूप हो सकता है, लेकिन अब वो वाला जो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले या आज भी रीजनल यूनिवर्सिटीज हैं या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हम बात कर लें, वहाँ इस तरह की चीज़ें देखने को हमें मिल जाती हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिलहाल ये चीज़ें अभी हमें देखने को नहीं मिली हैं कि हॉस्टल्स के अंदर किसी बच्चे को परेशान किया जा रहा हो सीनियर्स के द्वारा। तो अभी नहीं है। Okay, do we have any more questions? So can you please help me understand, how is it related? Education department, we get to hear a lot about the education revolution in Delhi, right? How is it related to the universities? Why don't we get to hear anything about the universities? What are the limitations? I'm trying to understand. Limitations में ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली और करीब 80 के आसपास कॉलेजेस यहाँ है। तो उनमें से 12 कॉलेज हैं जो फुल फंडिंग दिल्ली गवर्नमेंट की होती है और रेस्ट जो बाकी 12 कॉलेज में 5% फंडिंग होती है या थोड़ा उसके आसपास की फंडिंग होती है। तो अभी हम हायर एजुकेशन लेवल पर हम जो बदलाव ला सकते हैं वो तभी ला सकते हैं जब हम कुछ नए कॉलेजेस खोलें। और क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है तो हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो जब ज़मीन नहीं है तो जब नए कॉलेज, तो यहाँ एक प्रॉब्लम, ये लिमिटेशन यहाँ पर है हमारी। तो उसके बावजूद भी जो कॉलेज हमारे पास हैं, 12 कॉलेज हैं, हम उन्हीं अब 80 कॉलेज में हम केवल 12 कॉलेज में ही हम कुछ कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उस तरीके की तब्दीलियाँ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन वो उसका छोटा सा कैंपस है तो वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, लेकिन उसके बहुत बड़े मायने नहीं है क्योंकि छोटा पॉलिटिक्स है, तो छोटा कॉलेज है, छोटा कैंपस है, तो उसकी पॉलिटिक्स वहीं तक सीमित रहती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ थोड़ी सी हमारी ये लिमिटेशंस हैं क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। घुमा फिर अगर हम 28 कॉलेज में ही जो कुछ करना होता है हम वहीं करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारी सरकार को मौका मिलता है कि हम अधिक से अधिक कॉलेजेस खोल सकें, तब हम वहाँ पर अपने हायर एजुकेशन में जो भी पॉलिसीज होती हैं, जो हमने प्राइमरी लेवल पर हमने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो हमने पॉलिसीज बनाई हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया है, देन तब ये पॉसिबल हो सकता है कि हम हायर एजुकेशन में कुछ ऐसा कर पाएँ। I have one small question. Yes, Adi. So, how much influence the student body have when we talk about the finance and the education budget? Government divide the budget and give it to school or university. How much student body have control when a school or university divide the budget in different departments? How much influence the student body have? Those leaders or elected representatives have. Okay, so बिल्कुल बहुत इसके ऊपर तो अपने आंदोलन ही खड़ा कर दिया था जब फी हाइक हुई थी और कई डिपार्टमेंट्स में ऐसा रूल कर दिया था कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की फीस इतनी ज़्यादा होगी तो बजट उनके लिए उतना ही आएगा। तो विजयलक्ष्मी जी, शायद आपको याद होगा, हमने 28 मार्च को हमने एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट किया था JNU के साथ और कई सारे तमाम छात्र संगठन थे। तो बहुत रोल प्ले करता है, इसीलिए मैं बार बार इस बात को जोड़ देने की कोशिश करता हूँ और मैं जहाँ भी होता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स से और बाकी लोगों से भी जोड़ देने की कोशिश करता हूँ कि छात्र यूनियन, स्टूडेंट यूनियन ही वो बॉडी है, वो जो कॉलेज में अगर कितना बजट आना चाहिए और इस बजट का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। और नहीं भी हो रही होगी तो वो कहीं ना कहीं कुछ गलत भी हो रहा हो तो उसमें दखलंदाजी देकर बहुत रोल प्ले कर सकते हैं। इवन फी स्ट्रक्चर, हमने जब फी हाइक इतने ज़्यादा हुई थी तो हमने टीचर्स के साथ मिलकर इसको मुद्दा बनाया और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था। ये तो डिमांड वाली बात होगी। एक दूसरी होती है जब एक यूनिवर्सिटी को पैसा एलोकेट होता है तो यूनिवर्सिटी को उसको खर्च करना होता है, कितना पैसा लाइब्रेरी में जाएगा, इतना पैसा मेस में जाएगा, इतना पैसा एक नई बिल्डिंग बनाने में जाएगा। इसका इनमें कोई इन्फ्लुएंस है? इसका कुछ हम इस डिसीजन बॉडी में हैं? नहीं, इसमें फिलहाल तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ अलग अलग, क्योंकि हर कॉलेज के यहाँ पे अलग अलग सीन है। तो हॉस्टल्स के अंदर जो हम बात करेंगे, जो मास्टर्स और जो PhD वाले हॉस्टल्स हैं उनका भी एक अलग इलेक्शंस होते हैं उनके हॉस्टल में। तो वहाँ पर ये चीज़ है कि बजट किस तरीके उनका इन्वॉल्वमेंट है। जब हम कॉलेज लेवल पे हम बात करते हैं तो कई बार जो
कॉलेज लेवल हर एक तो दूसरे लेवल का हो गया कि सारे 80 कॉलेज को एक दूसरा प्रेसिडेंट है, और एक होता है कि कॉलेज लेवल के अलग इलेक्शंस होते हैं। तो कॉलेज वाले जो होते हैं उनमें उनकी थोड़ी बहुत दखलंदाजी होती है कि कितना बजट होना चाहिए लाइब्रेरी के लिए, कितना होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए। जब लगता है कि वो बजट गलत जगह एलोकेट हो रहा है, गलत जगह चाहिए रहा है, तब फिर हम उसके खिलाफ आवाज उठा लेते हैं। Okay. Do we have any more questions? One last question. Basically, आप जामिया से हो सुमित, तो मतलब how was your experience when like the police came over and is everyone okay and all of that? मेरे को उसके साथ और भी जोड़ना है कि हमको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कि वी डिड नॉट टॉक मच ऑन द जामिया इंसिडेंट एट ऑल, स्टूडेंट्स से जब अटैक हुआ था। सुमित, ये तुमने कैसे सॉल्व किया, मतलब स्टूडेंट्स को कैसे कंफर्ट किया कि नो, पार्टी इज स्टिल बिहाइंड देम? वो छात्र राजनीति की खूबसूरती ये होती है कि वो पार्टी से इतर भी अगर थोड़ा जाना हो तो उनके पास ये फ्रीडम होती है कि वो थोड़ा सा वो स्टेप ले सकते हैं। जामिया वाला जब इशू आया तो हम लोग भी वहाँ थे, कई सारे लोग थे, शामिल थे। तो स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमें क्लियर पता था कि इलेक्शन से पहले ये जानबूझकर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जानबूझकर वहाँ पर वायलेंस क्रिएट करी गई ताकि सारा जो मसला है चुनाव से पहले वो हिंदू मुस्लिम हो। तो हमने अपने स्टूडेंट्स को इस बात को अच्छे तरीके से समझाया कि हमारे लीडर्स भी ऑब्वियसली शुरुआत से ही चाह रहे हैं कि चीजें सही हों, लेकिन क्यों ये चीजें अभी हो रही हैं, क्यों दिल्ली के चुनाव से पहले ही ये सारी चीजें हुई और एकदम से जामिया के अंदर ही क्यों ये इतना बड़ा बवाल खड़ा किया गया। इवन इतनी छूट मिल गई दिल्ली पुलिस को कि वो लाइब्रेरी के अंदर जाके उन्होंने वायलेंस कर डाला। तो हमने उनको इस बात पे हमने उन्हें रजामंदी करके समझाया कि देखो दिल्ली को चुनाव नजदीक है और शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए ये एक बड़ा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझकर। तो उन्होंने इस बात को समझा। फिर हमने बोला कि अगर जो हमारे इश्यूज हैं, जो भी इशू हम इलेक्शंस के बाद इवन एनआरसी वाले मुद्दे पर भी हम इलेक्शंस के बाद हमारी जो सरकार है वो इस पर एक्शन लेगी। तो जब चुनाव हुए उसके बाद हमने विधानसभा के अंदर भी उन्हीं के समर्थन में हमने बातें करी और उन्हीं के इवन हमने बिल भी पास किया। तो जामिया वाला इशू को मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले जानबूझकर इसीलिए खड़ा किया गया था ताकि, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी इसीलिए खड़ा किया गया था कि किसी तरीके का यहाँ माहौल बिगड़ जाए। ओके, बट कंफर्ट कर पाए थे स्टूडेंट्स को, यकीन दिला पाए थे, बिकॉज स्टूडेंट्स काफी अपसेट है। तुम लोगों का मतलब क्या ये था जब वायलेंस हो रहा था, व्हाट डिड यू ऑल डू टू प्रिवेंट इट? कुछ किया, करने की कोशिश की या तुम लोगों को रोक दिया गया? क्या कई सारे लोग हमारे कुछ साथी फंसे हुए थे, तो मैं उस दौरान बाहर ही था। तो कई सारे साथी वहाँ फंसे हुए थे जिसमें वायलेंस हुई थी। तो हमने अपने लेवल पर, हमारे वॉलंटियर्स से हमने अपने लेवल पर कोशिश करी कि वहाँ से सभी को सेफ जोन में निकाला जाए और उनको निकाल के भी हम ले गए। तो इस दौरान कई साथी नाराज हुए कि बहुत ज़्यादा मदद नहीं हो पाई हमारी जिस तरीके से हो सकती थी। लेकिन फिर हम उन्हें धीमे धीमे ये बात वो खुद समझे कि किस तरीके से उन्हें जानबूझकर भड़काने की कोशिश थी कि क्योंकि ये अच्छे तरीके से पुलिस भी और बाकी लोग भी जानते थे कि इसमें आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट यूनियन भी जामिया में है, वो भी एक्टिव है। तो जानबूझकर उन्होंने हमें टारगेट करने की कोशिश करी, हमारे साथियों को टारगेट करने की कोशिश करी ताकि ये ब्लेम सीधा पार्टी पर जाए कि जितना भी दंगा फसाद करवाने की कोशिश हो रही है वो पार्टी करवा रही है। तो इस बात को हमने उन्हें समझाया कि जानबूझकर इस तरीके की चीजें खड़ी करने की कोशिश करी जा रही है ताकि आपको इसमें फंसाया जा सके और आपके साथ साथ पार्टी पर ब्लेम किया जा सके। तो कई साथी थे, उन्होंने इस बात को समझा और सीरियसली लिया, लेकिन कुछ एक दो साथी थे वो थोड़ा सा नाराज हुए, लेकिन समय के साथ फिर उन्हें समझ में आ गई चीजें और अभी वो ठीक है। Okay, do we have any more questions? Yes, this is Akeem here. Last question. So आपके क्या goals है? Like, do you want to contest elections in the future? Like, what are your goals? Personally, मेरा goal? Yeah, what is your ambition? मतलब क्या आगे इलेक्शन जाके आगे लड़ोगे, क्या करना, मतलब फ्यूचर में क्या प्लान है तुम्हारे? नहीं, फिलहाल तो मैं अभी क्योंकि संगठन संभाल रहा हूँ तो मेरी संगठन संभालने में काफी दिलचस्पी है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में। और मैं चाहूंगा कि पहले मेरी जो एकेडमिक थोड़ा सा गैप जो हो चुका है पीएचडी वाला, तो एक बार पीएचडी कंप्लीट हो जाए तो उस पर अगर मुझे मौका मिलता है इलेक्शन लड़ने का तो मैं बेशक इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन उससे पहले एक अच्छे साथियों को चुनाव करके और अच्छे लोगों का
एक संगठन निर्माण करना मेरी पहली वरीयता होगी, पहली प्रायोरिटी I think as a student, I think you're okay. I think as a student तुम्हारा कंसर्न ये भी है कि जल्दी से जल्दी एक अच्छी नौकरी भी मिल जाए पहले, राइट? नहीं, क्योंकि टीचिंग लाइन में जब आप लेक्चरशिप में होते हैं तो हायर एजुकेशन में होते हैं तो ये प्लस पॉइंट होता है कि आप अपने आप संगठन निर्माण करने के साथ, आप पॉलिटिक्स करने के साथ साथ ये वाला काम आप कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज, जैसा कि मैंने पहले बोला कि वो लेबोरेटरीज हैं जहाँ एनर्जेटिक माइंड है, क्रिएटिव माइंड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पीएचडी करने के बाद टीचिंग लाइन में ही अपना अगर फ्यूचर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा। और वहाँ से फिर हम क्योंकि हम स्टूडेंट्स के बीच में ही रहेंगे, हम यूथ के बीच में टच में रहेंगे, तो वहाँ से हम एक बड़ी लॉबी, एक बड़ा संगठन वहाँ से हम खड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर पार्टी कभी मौका देती है, मुझे मौका मिलता है इलेक्शन लड़ने का, तो मैं बेशक लड़ूंगा। ओके सुमित, मैं बहुत कम यंगस्टर्स से मिली हूँ जो अंबेडकर की बात करते हैं, जो भगत सिंह की बात करते हैं, रेवोल्यूशन की बात करते हैं, कम्युनलिज्म पे बात करते हैं। बहुत यंगस्टर्स का वो उस तरफ फोकस नहीं होता है, और तुम उनको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हो थ्रू योर चैनल हिस्ट्री की मिस्ट्री। ये आइडिया तुम्हें कहाँ से आया और क्यों आया? व्हाई डू यू फील ये जरूरी है लोगों को, ये स्टूडेंट्स को बताना अंबेडकर क्या थे और उनके और भगत सिंह क्या थे, उनका लाइफ वर्क जाना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब ये जेएनयू वाला मुद्दा हुआ था और नेशनलिज्म टर्म को लेकर एक बड़ा माहौल क्रिएट कर दिया गया था, और या तो आप देशद्रोही हैं या तो आप देशभक्त हैं, कुछ इस तरीके के बाइनरी क्रिएट कर दी गई थी। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं, मतलब सरकार को ही देश बना दिया गया कि आप किसी एक सरकार के खिलाफ बोलते हैं यानी आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो उस दौरान मैं और मेरे 4 साथी हैं, वो गौरव, बिमला, संजीव नेगी और सुधीर, कई 2 साथी पीएचडी कर रहे हैं और 1-2 साथी आर्काइव में है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में। तो हम क्योंकि हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो हमारे मन में यह आया कि इतिहास को लेकर लोगों की जो धारणा बनी हुई है, या तो उन्हें गलत चीजें बताई गई हैं, गलत तथ्य उन्हें पेश किए गए हैं, और या उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो अब कई सारे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, अच्छी सारी रिसर्चेस हैं, अच्छे सारे बुक्स होते हैं, कई सारे बढ़िया सेमिनार्स होते हैं, तो वो एसी कमरों में ही दफन होकर रह जाते हैं, अच्छे लोगों के बीच में ही दफन हो जाते हैं, वो चीजें ग्राउंड पे नहीं आ पाती है। तो फिर हमारा ये आइडिया है कि क्यों ना हम एक यूट्यूब चैनल शुरू करें और वहाँ से हम 5 मिनट 7 मिनट की एक इंटरेस्टिंग वीडियोस, जिसमें हम ऑथेंटिक राइटर्स के बारे में, उनके जो हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे जो सेनानी रहे हैं, गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह, लोहिया, नेहरू, या उनके विचार। अब जब हम भगत सिंह की बात करते हैं तो इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही हमने क्विक रिएक्शन किया, लोगों से पूछा कि भगत सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं। तो वो यही जानते हैं कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी था, भगत सिंह उनको एक गोली चलाई थी और वो फांसी पर चढ़ गए थे, शहीद हो गए थे। इसके अलावा किसी को ये नहीं पता कि भगत सिंह वो इंसान है जो, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, द क्वेश्चन ऑफ अनटचेबिलिटी। भगत सिंह वो इंसान है जिन्होंने आर्टिकल सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज आर्टिकल लिखा। उन्होंने लिखा मैं नास्तिक क्यों हूँ आर्टिकल लिखा। उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर आर्टिकल लिखा। तमाम ऐसे विचार उनके थे जो स्टूडेंट्स के बीच में आने चाहिए और वो नहीं आ पाए। इवन अम्बेडकर के बारे में हम सब इतना जानते हैं कि एक वो इंसान है, उन्होंने संविधान लिखा, लेकिन अम्बेडकर किस परवरिश से आए, उनकी क्या उन्होंने स्ट्रगल किया हिंदुस्तान के अंदर, किस तरीके के उन्हें कास्टिज्म का उन्हें दंश भोगना पड़ा, फिर वो किस तरीके से वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ एजुकेशन लेते हैं, वो फिर और देशों में जाते हैं, वहाँ से पीएचडी लेते हैं, एंड देन जब वो इंडिया में आते हैं तो किस तरीके से जब वो सारे इतना पढ़ने लिखने के बाद भी, इतना हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी उन्हें सिर्फ कास्ट के आधार पर उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता है कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं वहाँ का चपरासी उन्हें मटके से पानी लेने से मना कर देता है और किताबें उनके टेबल पर फेंक कर देता है। तो उस अम्बेडकर के बारे में लोगों को उस स्तर तक पता नहीं होता है, सिर्फ उन्हें पता होता है कि उन्होंने संविधान लिखा है। मतलब वो अम्बेडकर पीने के पानी के लिए एक आंदोलन छेड़ते हैं, उसके बाद तमाम तरीके की, मतलब इतनी सारी किताबें हैं, इतने सारे महिलाओं के लिए वो इतने आर्टिकल्स, इतने किताबें लिखते हैं। तो गांधी के बारे में भी एक अलग तरीके का परसेप्शन बना रखा है। तो फिर हमारे मन में आया है कि क्यों ना चैनल के जरिए इन सारी चीज़ों को लेकर आए। इवन जब भी राइट विंग पावर में आती है तो हमेशा इतिहास को टारगेट करती है वो, और हमेशा मुगल हिस्ट्री को टारगेट करती है, मुगलों को टारगेट करने की कोशिश करती है और गलत तरीके से उनके तथ्यों को
पेश करने की कोशिश करती है। तो हम उसके उन पर भी हमने कई सारे वीडियोस लाए हैं। सबको अगर उदाहरण के रूप में एक वीडियो के बारे में बताएं तो हमने हिंदू मुस्लिम साझा संस्कृति की जो कॉमन जो कल्चर है, जो हिंदुस्तान के अंदर हम सारे लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें पता नहीं है कि वो इस्लाम के जरिए आई हैं। अगर हम एग्जांपल लें, अगर अमीर खुसरो जो कि लिटरेचर में एक बहुत जाना पहचाना नाम है, अगर अमीर खुसरो के हम छोड़ देंगे तो हिंदी लिटरेचर अनाथ हो जाएगा एक तरीके का। संगीत की बात करें तो जितने भी वाद्य यंत्र हैं, तबला है, सारंगी है, वो सारे इस्लाम के आने के बाद यहाँ इंडिया में आए हैं। इवन जो अचकन या पाजामा है, जो महाराणा प्रताप और शिवाजी जो पोशाक पहनते थे, वो मुगलों की देन है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू परिवारों के अंदर जो बहू नाक में नथ पहनती हैं, वो ईरान से आई, वो मुगलों के आगमन से आई। इवन रोटी जो हम बनाते हैं, रोटी शब्द वो फारसी से आया हुआ है, और अरबी शब्द का एक सिमिलर वर्ड है, और जिस पे हम रोटी गर्म करते हैं तवा, वो भी इस्लाम के आगमन से हुआ। तो तमाम ऐसी सारी चीजें हैं जो हमारी कल्चर में कहीं ना कहीं रच बस गई हैं। इवन हम जो शब्द बोल भी रहे हैं वो कई सारे उर्दू शब्द भी उसमें हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग कोशिश करते हैं अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि जैसी चीजें पेश करी जा रही हैं वैसी नहीं है। हिस्ट्री को हम थोड़ा अलग तरीके से देखें। हिस्ट्री केवल तारीख नहीं है, हिस्ट्री केवल इतिहास में होने वाली घटनाएं नहीं है कि फलाने तारीख को ये हो गया, फिर इस तारीख को ये हो गया। हिस्ट्री में हम कई सारी चीजें सीख सकते हैं उनको पढ़कर। कई सारी चीजें ऐसी हैं जिससे मोहब्बत के पैगाम हम पेश कर सकते हैं। तो फिर हम उसके अलावा उसमें हम सोशल इश्यूज से रिलेटेड पोएम्स भी लेकर आते हैं। कम्युनल हार्मोनी के मद्देनजर रखते हुए हम पोएम्स के जरिए भी अपनी बात करते हैं, हम स्टोरी के जरिए भी उसमें हम बात करने की कोशिश रखते हैं अपने। Okay, we are almost at the end of our call. सुमित, जाते जाते एक पोइट्री हो जाए, कविता हो जाए, and then we can wish you good luck. तो अब एक तो हम जब आंदोलन करते हैं, मैं पर्सनली पिछले 2-3 साल से जब भी आंदोलन में इन्वॉल्वमेंट हूँ, तो 2 गाने मैं अक्सर गाया करता हूँ। एक तो रुके न जो झुके न जो, वो शायद पॉपुलर है, और एक दूसरा गाना है जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि संघर्ष से रिलेटेड वो गाना है, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डबी, भोर की आँख यूं डबडबाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना डबी, भोर की आँख यूं डबडबाई न हो। सूर्य पर बादलों का न पहरा रहे, रोशनी रोशनाई में डूबी न हो। यूं न ईमान फुटपाथ पर हो खड़ा, हर समय आत्मा सबकी ऊबी न हो। आसमां में टंगी हो न खुशहालियाँ, आसमां में टंगी हो न खुशहालियाँ, कैद महलों में सबकी कमाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो। कोई अपनी खुशी के लिए गैर की रोटियां छीन ले, हम नहीं चाहते छीट कर थोड़ा चारा कोई उम्र का, हर खुशी छीन ले, हम नहीं चाहते हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, और किसी के लिए एक चटाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं से नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो ना दबी, भोर की आँख यूं डबडबाई न हो। शुक्रिया। बहुत खूब। गले में खराश के बावजूद तुमने इतना अच्छा गा लिया, शायद गाने का जोश। एक्चुअली ये 2 गाने हम अक्सर गाते रहते हैं, तो काफी पसंदीदा सॉन्ग है, और आंदोलन में हमेशा ये गाने गाते रहते हैं हम लोग।
ओके और तुम कविता भी सुना रहे थे, दो शायद वो छोटा है तो फिनिश करते हैं उसी नोट पे। वो कविता मुझे लग रहा है बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं लगता कि हम धीरे धीरे कब कम्युनल हो गए। मेरे साथी गौरव है, उन्होंने एक कविता लिखी है कि हम अंदर से बीमार होते चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि ये बीमारी कब बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो पोएट्री का नाम है बड़ी बीमारी, तो मैं वो शुरू करता हूँ कि बड़ी बीमारी एक दिन में नहीं होती, बड़ी बीमारी एक दिन में नहीं होती और ना ही एक दिन में उभरते हैं उसके लक्षण। जन्म के साथ ही पड़ जाती है उसकी नींव और रगों में दौड़ने लगती है विषाक्तता। आंखों, नथनों, हाथों और शब्दों में नजर आने लगती है बीमारी और गाहे बगाहे हर जगह फड़फड़ाने लगता है रोगी। हो सकता है कि बीमारी की अभिव्यक्ति तीव्र न हो और हो सकता है कि आप नजरअंदाज कर दें बीमारी के शुरुआती लक्षण। ये भी हो सकता है कि आप छुपा लें सच्चाई और नहीं जताएं कि आप बीमार हैं, लेकिन आपकी बातों और प्रतिक्रियाओं में झलकने लगती है विचारों की सड़न। किसी की दयनीय हालात, नृशंस पिटाई और उत्पीड़न की खुशी आपके चेहरे पर नजर आने लगती है और बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित होती है और समय के साथ लगने लगती है सामान्य। घरों में बैठकर चाय की चुस्कियां और हंसी के ठहाकों के साथ कसी जाती हैं जातीय एवं धार्मिक विद्वेष की फप्तियां। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में थमा दिए जाते हैं कट्टे, तलवारें और बर्छियां और गोली मारो की आवाजों में फूंक दिए जाते हैं घरौंदे। तोड़ी जाती हैं विश्वविद्यालय की दीवारें और बर्बरता से ढेर कर दी जाती हैं असहमतियां। विरोधी आवाजों को रगड़ा जाने लगता है, विरोधी आवाजों को रगड़ा जाने लगता है, विरोधी सरों को कुचला जाने लगता है। जीभ को लहराकर हवा में महसूस की जाती है रक्त की गंध और सकपकाती सांसों को मसला जाने लगता है। बीमारी बढ़ते बढ़ते महामारी का रूप ले लेती है, बीमारी बढ़ते बढ़ते महामारी का रूप ले लेती है और बहुसंख्य को लील विवत्सा रूप ले लेती है। रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों की अभिलिप्सा जीभ को लपलपाती है। अखलाक, पहलू या निर्दोष साधुओं को लिंच कर रोगी भीड़ रात को आराम से सो जाती है। बड़ी बीमारी एक दिन में नहीं होती और ना ही एक दिन में उभरते हैं उसके लक्षण। जन्म से ही पड़ जाती है उसकी नींव, जन्म से ही पड़ जाती है उसकी नींव। धन्यवाद। वन सॉन्ग जो बोल रहे थे ना आप, एक गाना। अच्छा वो, अच्छा ठीक है, मैं वो भी सुनाता हूँ। रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जीत सके, प्यार जग में जीत सके, प्यार जग में जीत सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। जाति के धर्म के भाषा और भेष के फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का। जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का। मालिकों मजदूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है,
हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है, रुके न जो झुके न जो। जय हिंद। ओके शुक्रिया बहुत समय तुम्हारा हमारे कॉल पर आने। अब पता चल रहा है तुम्हें सुनकर कि गोपाल जी ने तुम्हें क्यों चूज किया इस रोल के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। या तुमको सुनकर ऐसे लगा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स इज स्टिल नॉट डेड इन द कंट्री एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। सो थैंक्स अ लॉट अगेन एंड गुड नाइट एंड गुड डे टू द रेस्ट ऑफ अस।